हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमें कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। अभी तक हमने कायरल मॉलिक्यूल्स या कायरलिटी की बात जब की थी तब उन कंपाउंड्स को पढ़ा था जिनमें कार्बन एक एसिमेट्रिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा था। कार्बन एक एसिमेट्रिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा था। ऐसे कायरल मॉलिक्यूल्स को हमने पढ़ा, एनेंटियोमर पढ़े, डायस्टीरियोमर, मेसो कंपाउंड वगैरह पढ़े। ठीक है, आज हमें उन कायरल मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है हैविंग हैविंग एन asymmetric center asymmetric center other than carbon। अब हम कार्बन को एसिमेट्रिक सेंटर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अब हम थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट सीखते हैं कि आगे कैसे हम बढ़ेंगे, कैसे हम नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस, सिलिकॉन वगैरह के जो सेंटर्स हैं उनको भी एसिमेट्रिक सेंटर कहेंगे। हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोरोन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी बेसिकली। उसके अलावा सिलिकॉन, यहाँ लिखूंगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सल्फर और सेलेनियम के बारे में मेजरली। ठीक है, जैसे मैं क्लियर करता हूं इसको, इस चीज का ध्यान रखना कि आपको एसिमेट्रिक सेंटर वाली डेफिनेशन दिखेगी। एसिमेट्रिक सेंटर वाली डेफिनेशन कैसे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिले ना मिले, आपको 4 बॉन्ड अलग मिलेंगे, 4 बॉन्ड डिफरेंट, ये वाली डेफिनेशन आपको दिखेगी। यानी जिसको भी आप एसिमेट्रिक सेंटर मान के चलोगे उस पे 4 बॉन्ड या 4 ग्रुप अलग अलग पाए जाएंगे। चाहे आप सल्फर को मानो, चाहे सिलिकॉन को, नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, टिन को, किसी को भी मान लेना। ठीक है, 4 बॉन्ड डिफरेंट वाली डेफिनेशन या 4 ग्रुप डिफरेंट वाली डेफिनेशन एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंपल्सरीली मिले भी ना भी मिले, दोनों बात होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मेजरली एग्जांपल्स में आपको मिलेगी, लेकिन कुछ एक एग्जांपल्स में आप जिस सेंटर की बात करोगे उस पर आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना भी देखने को मिले। ठीक है, ऐसे एग्जांपल होंगे यहाँ पे, देखना। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स की बात करूंगा। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन की बात करता हूँ। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है? देखो, नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन एक ट्राइवेलेंट स्पीशीज है। ट्राइवेलेंट होता है और इस कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है। तो मैं नाइट्रोजन को ऐसे लिखूं, ये नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे इसका लोन पेयर, यहाँ पे एक ग्रुप R1, ठीक है, एक ग्रुप R2, एक ग्रुप R3। इसकी जो स्ट्रक्चर लिखते हो आप, इसकी स्ट्रक्चर लिखते हो पिरामिडल, पिरामिडल। और इस स्ट्रक्चर को मैं किस तरीके से कंपेयर करता हूं, देखना। इस तरीके, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे कंपेयर करता हूं, देखना। कार्बन के टेट्राहेड्रल से यहाँ पे H मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लो R1 माना, यहाँ पे R2 माना, यहाँ पे R3। बताना क्या कंपेरेबल हो गया? इसको आप टेट्राहेड्रल कहते हो। जब लोन पेयर नहीं था तो टेट्राहेड्रल कह रहे हो, जब लोन पेयर है तो पिरामिडल कह रहे हो, लेकिन दिख तो आपको एक जैसे ही रहे हैं। तो इस नाइट्रोजन वाले सेंटर को अब मैं कार्बन वाले सेंटर की तरह कंसीडर करने का विचार बना रहा हूं। ठीक है, कैसे कंसीडर करने का? इस कार्बन वाले को कैसे लिखते थे मुझे बताना। इसको कैसे लिखते थे? कार्बन, इसको प्लेन पे दिखाया, इसको भी प्लेन पे दिखाया, इस R2 को कहाँ दिखा दिया? आगे, ऐसे आगे दिखा दिया R2, और इस R3 को कैसे दिखाया? ऐसे पीछे। यही तो वेज बनाते थे ना, यही वेज बनाते थे इसकी। अब मैं इस नाइट्रोजन वाले सेंटर को भी ऐसे ही दिखाऊंगा। कैसे? देखना कैसे दिखाऊंगा इसको। नाइट्रोजन, यहाँ पे R1 और ये लोन पेयर। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, इस R1 को और इस लोन पेयर, इन दो को मैंने कहा माना? ऑन द प्लेन, जैसे वेज में ऑन द प्लेन मानते हो। इस कार्बन के इस H को और इस R1 को भी कहा माना आपने? ऑन द प्लेन ही माना है ना, ऐसे ही मान लिया इसको। ठीक है, इसके बाद देखो, इस R2 को कहा मानूंगा? इस R2 को मानता हूं अबव द प्लेन, ऐसे। ये R2 आ गया अबव द प्लेन, और यहां रखता हूं मैं R3 बिलो द प्लेन।
अब मुझे बताओ, अगर ये ऐसे हो गया तो क्या आपको ये नाइट्रोजन एज एन एसिमेट्रिक सेंटर दिखने लग गया? बिल्कुल इस कार्बन की तरह, बिल्कुल इस कार्बन की तरह एज एन एसिमेट्रिक सेंटर दिखने लग गया। तो आप ऐसे इसको एक एसिमेट्रिक सेंटर की तरह मान सकते हो। बात समझ आ रही है? ऐसे इसको एसिमेट्रिक सेंटर की तरह मान सकते हो। कब मानोगे ये एसिमेट्रिक सेंटर की तरह? जब, ध्यान देना, जब ये R1, ये R2 और ये R3 तीनों अलग अलग, जैसे मैं मानता हूँ, जैसे मान लो नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया CH3, ये लोन पेयर है, यहाँ पे मैंने लिया आगे की साइड, इसको ले लिया H और इसको ले लिया मैंने C2H5। अब इस कार्बन को आप एसिमेट्रिक सेंटर, इस नाइट्रोजन को आप एसिमेट्रिक सेंटर की तरह मान सकते हो। देख सकते हो भाई, तीन तो ये ग्रुप, एक CH3, एक H, एक C2H5, ये तीनों अलग हो गए। और चौथी साइड क्या है? चौथी साइड है लोन पेयर, वो भी अलग है। तो चार ग्रुप अलग अलग कैसे गए हुए? चार डिफरेंट ग्रुप कैसे कहोगे? चार डिफरेंट ग्रुप का हो गया आप, एक लोन पेयर है, एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है और एक एथाइल ग्रुप है। इस तरीके से आप चार अलग अलग ग्रुप इनको कह सकते हो। ठीक है, अब मैं इसी नाइट्रोजन में आगे चलता हूँ। देखना, मैं सबसे पहले बात करूंगा अमोनिया की। अमोनिया की, ठीक है। अमोनिया क्या होता है? NH, ये लोन पेयर, यहाँ पे आगे की साइड H, ठीक है, और यहाँ पीछे ये बनाया मैंने। आपको ये दिख रहा होगा इस अमोनिया में कि ये जो R1 है, ये R2 और ये R3 तीनों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं। तो अमोनिया में क्योंकि R1, R2, R3 एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए वो एसिमेट्रिक सेंटर की तरह बिहेव नहीं करता। तो फिर आप कहोगे सर आपने इसका डिस्कशन ही क्यों लिया? इसका डिस्कशन इसलिए लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट सिखाना है, वाल्टन इन्वर्जन। वाल्टन इन्वर्जन सिखाना है। वाल्टन इन्वर्जन क्या होती है? वाल्टन इन्वर्जन को आप पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हो, पिरामिडल इन्वर्जन भी कहते हो, ठीक है। और इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन भी कहा जाता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन, ठीक है। कैसे कहूंगा? कैसे कहूंगा? देखो, ये तीन जो बॉन्ड है, एक ही हाइड्रोजन का, एक ही हाइड्रोजन का, एक ही हाइड्रोजन का, ये तीनों बॉन्ड कहाँ है? डाउन है। ये इन्वर्जन कैसे होगी? ये इन्वर्जन ऐसे होगी, ये तीनों बॉन्ड कहाँ चले जाएंगे? ये तीनों बॉन्ड अप चले जाएंगे और ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा? ये लोन पेयर डाउन चला जाएगा। जब ये तीनों बॉन्ड अप जाएंगे तो देखना ये कैसे बनेगा। देखो, जब तीनों बॉन्ड अप जाएंगे तो ये कैसे बनेगा? ये नाइट्रोजन, पहले ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में आएंगे, प्लेन में आएंगे। फर्क को समझना, यहाँ पे ये डाउन है, यहाँ पे, यहाँ क्या दिखा रहा हूं? प्लेन में। देखो H प्लेन में दिखाया मैंने, ठीक है। अभी एंगल इनके बीच का कितना था? इनके बीच का एंगल था 160 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, 160 डिग्री 3 मिनट, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। आपको पता है प्लेनर जब भी स्पीशीज होती है, BF3 का एग्जांपल ले लो, BH3 का एग्जांपल ले लो। BH3 कैसा होता है? प्लेनर ही होता है ना, BH3 प्लेनर ही होता है। और BH3 के ये तीनों बॉन्ड का एंगल कितने होते हैं? ये तीनों एंगल 120 के होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 120 का एंगल कह रहा हूं तो ये क्या है? प्लेनर स्पीशीज है, ठीक है। अब क्या होगा? ये तीनों बॉन्ड अब अप होंगे, ठीक है, अप बना हुआ। देखना नाइट्रोजन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये बॉन्ड कैसा था? ये स्पीशीज कैसी है? प्लेनर है। और ये बॉन्ड कैसा है? अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, ठीक है। तो ये जैसा बॉन्ड था वैसा ही रहेगा, अबव ही रहेगा, ठीक है। इसको मैंने सॉलिड लाइन पे बनाया है, वेज वाली सॉलिड लाइन पे। ये बॉन्ड कैसा था जिसको मैंने डॉटेड पे बनाया है? ये कैसा है? बिलो द प्लेन है। तो जो अबव था वो अबव ही रहेगा, जो बिलो था जो वो बिलो ही रहेगा। जो प्लेन पे था, कौन सा प्लेन पे था? ये वाला प्लेन पे था, ये प्लेन पे ही रहेगा। और ये लोन पेयर कहाँ जाएगा?
ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा ऐसे। और इस तरीके से होती है अम्ब्रेला इन्वर्जन। इस चीज को ध्यान रखना। देखना मैं इस हाइड्रोजन को रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये अबव था, और इस हाइड्रोजन को रेड से मार्क करूंगा क्योंकि अबव रहेगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो बिलो वाला है उसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, बिलो वाला बिलो ही रहेगा। और एक जो प्लेन पे था उसको ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये प्लेन पे ही रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना, जो अबव था वो अबव ही, जो बिलो था वो बिलो ही, जो प्लेन पे था वो प्लेन पे ही। लेकिन बॉन्ड कहाँ, ये देखो ये नीचे बॉन्ड थे, डाउन थे, डाउन थे, ये बॉन्ड कैसे हो गए, अप हो गए, अप हो गए। अब इसे एक बार अम्ब्रेला की तरह कंसिडर करना, ये 3 बॉन्ड अप है ना, तो मैं इसका अम्ब्रेला ऐसे मान लेता हूँ, देखो ऐसे, ऐसे मान लेता हूँ, ऐसे। ये अम्ब्रेला का ऊपर का हिस्सा है, और ये नाइट्रोजन वाला जो सिरा है ना, ये नीचे वाला सिरा, ये एक हैंडल की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव कर रहा है देखो, ऐसे हैंडल की तरह, नाइट्रोजन ऐसे हैंडल की तरह बिहेव कर रहा है, तो अम्ब्रेला ही हो गए। ठीक है, अभी ये कैसा है, सीधा, सीधा अम्ब्रेला। ठीक है, इसको देखो, इसको इसको ऐसे मानो, ये उल्टा अम्ब्रेला है। कैसे, ये नीचे तीनों बॉन्ड है, नीचे तीनों बॉन्ड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे इसका हैंडल है, इसलिए इसको अम्ब्रेला इन्वर्जन कहते हैं, कि इसको अम्ब्रेला की तरह मान लिया जाता है। ये सीधा अम्ब्रेला है और ये वाला उल्टा है, ये सीधा उल्टा एक दूसरे में इन्वर्ट होते रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, इनका जो इन्वर्जन है वो रूम टेम्परेचर पे फिजिबल होता है। कितनी एनर्जी चाहिए, सिर्फ 6 किलो कैलोरी चाहिए पर मोल, सिर्फ 6 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए इस मॉलिक्यूल को, इस 1 को 2 में कन्वर्ट होने के लिए, सिर्फ 6 कैलोरी, सिर्फ 6 किलो कैलोरी चाहिए। तो ये इन्वर्जन जो है ये रूम टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा आसान है। और मान लो आपके पास अमोनिया का एक मिक्सचर है, आपने अमोनिया ले लिया, तो उसमें ये अमोनिया की पहली वाली फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और ये अमोनिया की दूसरी वाली फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी। इस चीज का ध्यान रखना, पहली और दूसरी दोनों एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। मैं इससे आगे चलता हूं, देखना। अभी तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन लिया है, ठीक है। अब मैं इन हाइड्रोजन की जगह ग्रुप्स को बदलूंगा। इतना ध्यान रखना है आपको कि पिरामिडल इन्वर्जन अमोनिया या नाइट्रोजन जहां पे 3 बॉन्ड बनाता है वहां पे होता है, ठीक है। जो 3 बॉन्ड जो बिलो हैं वो अबव हो जाते हैं और अबव वाले बिलो हो जाते हैं, ठीक है। जो प्लेन पे वो प्लेन पे ही रहेगा, जो प्लेन डाउन द प्लेन है वो डाउन द प्लेन, बिलो द प्लेन है बिलो द प्लेन, और ऑन द प्लेन है ऑन द प्लेन। ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। देखो मैं आगे चलता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। अच्छा, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन, ठीक है, ये R1, ये R2, ठीक है, और ये R3। अगर आप लोगों को एक सी बात ध्यान हो तो मैंने अभी कहा था कि ये लोन पेयर R1, R2, R3 सारे अलग अलग है, R1 R2 से अलग है, R2 R3 से अलग है। अब एक चीज ध्यान देना, और R3 लोन पेयर से अलग है। एक चीज ध्यान देना, अगर ये 4 बॉन्ड अलग अलग हो गए तो मैंने इसको कह दिया एसिमेट्रिक सेंटर, एसिमेट्रिक सेंटर कह दिया, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी देख लो चाहे इसकी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3 तो है नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 4 डिफरेंट बॉन्ड, जिनमें एक को लोन पेयर मान रहा हूँ, एक को R1 R2 R3 कह रहा हूँ, और अगर इसको एसिमेट्रिक सेंटर कह रहा हूँ तो मैं इसका RS कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एसिमेट्रिक सेंटर कह रहा हूँ तो मैं इसका RS कर सकता हूँ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, RS कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट बात बनेगी। देखना मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने लिया नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ मैंने मानो ये डाउन साइड लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे अबव साइड पे लिया, मानो मैंने लिया मिथाइल, यहाँ पे लिया इथाइल, और यहाँ पे लिया, यहाँ पे तो चौथी साइड तो लोन पेयर है, यहाँ पे कुछ लेना थोड़ी है, यहाँ क्या है, यहाँ तो लोन पेयर ये रहा। अब देखना,
मैं कह रहा हूँ मैं RS कर सकता हूँ। RS कैसे कर सकता हूँ, देखो इसमें नंबरिंग करते हैं। मुझे बताना, इथाइल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी दूंगा, इसको सेकंड, ये लोन पेयर बचा और ये हाइड्रोजन एटम है। और अगर आपने मेरी RS नोमेनक्लेचर वाली CIP रूल्स वाली वीडियो देखी थी तो एक एटम की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 3rd आएगी और इस लोन पेयर की प्रायोरिटी 4 आएगी। ठीक है, अब देखना इसको मैं कैसे मानूंगा। इसको मैं ऐसे मानता हूँ, ये नाइट्रोजन के अलोंग 4 बॉन्ड, कहाँ कहाँ, एक ये लोन पेयर वाला, एक ये इथाइल वाला, एक ये आगे की साइड जिसको मैं मिथाइल वाला कह रहा हूँ, और एक ये पीछे की साइड। ठीक है, नंबरिंग करना एक बार, नंबरिंग करना, इधर तो 4 ग्रुप है, इधर 1 है, इधर 2 है और इधर 3 है। अच्छा, जब आप RS करते थे तो आपके पास अगर 4th ग्रुप अबव पे होता था तो RS था, 4th ग्रुप बिलो पे होता था तो RS था, लेकिन जब 4th ग्रुप ऑन द प्लेन होता था, ये 4th ग्रुप ऑन द प्लेन, तो RS नहीं था। आप क्या करते थे, डबल इंटरचेंज करते थे, डबल इंटरचेंज करते थे। यहाँ भी आपको डबल इंटरचेंज करना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं ऐसे लिखता हूँ डबल इंटरचेंज में कि आप 4th को तो 3rd से इंटरचेंज कर लो और 1st को 2nd से इंटरचेंज कर लो। डबल इंटरचेंज हो गया, एक इंटरचेंज 4 से 3 का एक इंटरचेंज, अच्छा 1 से 2 का दूसरा इंटरचेंज। तो डबल इंटरचेंज करने के बाद ये क्या बनेगा, देखना, नाइट्रोजन, ठीक है, बॉन्ड तो जो जहां है वहीं रहेगा, बस ग्रुप्स की पोजीशन बदल जाएगी। देखना, यहाँ पे लिखता हूं मैं 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब आप इसका RS इजीली कर सकते हो। कैसे, देखो 1 से 2 3 जाते हुए रोटेशन कैसे हुई, क्लॉक हुई, और 4th ग्रुप कहाँ है, 4th ग्रुप बिलो है, तो ये कैसा आएगा, ये आएगा S। एक मिनट, ये S नहीं आएगा, ये R आएगा, S नहीं आएगा, ये कैसा आएगा, ये आएगा R। और अगर ये R आया, ये R आया, तो इस कंपाउंड का भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है। इस कंपाउंड की भी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R है। ठीक है, इसके बाद आगे देखना, आगे देखना, जब ये वाल्टन इन्वर्जन शो करेगा, वाल्टन इन्वर्जन शो करेगा, तो ये कैसा बन जाएगा, देखना, ये बन जाएगा भाई, नाइट्रोजन तो हो गया नीचे, नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर क्या हो गया, नीचे, ठीक है। अच्छा, ये इथाइल ग्रुप कहाँ हो गया, ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये मिथाइल यहाँ, ठीक है, और इसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हुआ वाल्टन इन्वर्जन के बाद। अब अगर आप लोगों को ध्यान है तो एक बार फिर से इसका RS करके देखो, प्रायोरिटी फिर से दे दूं, ये 1st, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th। और फिर से मैं इसी तरीके से, जो ये तरीका मैंने आपको बताया है कि नाइट्रोजन पे पहले 4 बॉन्ड कैसे लिखना है, आपको देखो 4 बॉन्ड कैसे लिखना है, नाइट्रोजन माना, एक बॉन्ड यहाँ पे 4th प्रायोरिटी वाला, ये ऊपर की साइड है 2nd प्रायोरिटी, ये डाउन साइड है 3rd प्रायोरिटी और ये 1st प्रायोरिटी है। अब क्या करो, डबल इंटरचेंज करो, डबल इंटरचेंज, डबल इंटरचेंज कैसे, मैं कहता हूं 3rd को 4th से करो, 3rd को 4th से करो और 1st को 2nd से करो। देखना क्या बनता है, नाइट्रोजन यहाँ आ गया 3rd, यहाँ आ गया 4th, यहाँ आ गया 1st और यहाँ आ गया 2nd। और अब RS निकाल के देखो, 1st 2nd 3rd रोटेशन कैसी होगी, 1st 2nd 3rd रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉक होगी, एंटी क्लॉक, ठीक है। ये मैंने बनाई एंटी क्लॉक रोटेशन, ठीक है, एंटी क्लॉक रोटेशन हुई। 4th ग्रुप कहाँ है, 4th ग्रुप कहाँ है, बिलो है, और बिलो है तो ये कैसा हुआ, S हुआ, कैसा हुआ, S हुआ, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी आई, S आई। तो वाल्टन इन्वर्जन में क्या होता है, जब नाइट्रोजन के अलोंग 4 ग्रुप अलग हो, एक R1 हो, एक R2 हो और एक R3 हो और चौथा तो लोन पेयर है ही, तो क्या हो जाता है, वाल्टन इन्वर्जन में
कन्फिग्रेशन का भी इन्वर्जन हो जाता है, इसलिए इसको इन्वर्जन कह रहे हैं। देखो आर कन्फिग्रेशन वाल्डन इन्वर्जन के बाद क्या हो गई, एस हो गई, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा एक और चीज देखना, आरएस का मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। यानी मैं ये कहूंगा कि मान लो आपके पास, इसको कंपाउंड 1 कहता हूं मैं, इसको कंपाउंड 2 कहता हूं, ठीक है, या इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। आपके पास एक बीकर है, मान लो अगर उसमें आपके पास फॉर्म ए है, तो क्योंकि वाल्डन इन्वर्जन हो सकती है, उसमें फॉर्म बी भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करेंगे उस बीकर में। अब बताना वो जो बीकर है वो आपके पास किसका मिक्सचर हो गया, ए का और बी का, क्योंकि दो फॉर्म है। अच्छा एक चीज और देखना, क्या आप लोग ये कह सकते हो कि ए और बी एक दूसरे की मिरर इमेज है, क्या आप ये कह सकते हो ए और बी दो एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल कह सकते हो। कैसे, देखो ए को बिल्कुल ऊपर रख के देखो, ए क्या है, देखो नाइट्रोजन, मैंने आपको बता रखा है मिरर इमेज 6 साइड से बन सकती है, ठीक है। तो मिरर इमेज मिथाइल, एक मिनट रुकना, ये इथाइल सॉलिड पे नहीं है, ठीक है, यहाँ ये H, ये लोन पेयर, ठीक है, यहाँ मिरर रखना, यहाँ मिरर रखना, ये मिरर है, ये तो आपने ए बनाया, बी क्या बनाओगे, देखो नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ठीक है। अच्छा मिथाइल आगे, मिथाइल आगे, हाइड्रोजन पीछे और इथाइल यहाँ, तो ए और बी क्या हुई, मिरर इमेज हुई। और ए और बी अगर मिरर इमेज हो गई तो मैं ए और बी को क्या कह सकता हूं कि ए और बी क्या है, एनेंशियोमर्स हैं, एनेंशियोमर्स हैं। ए और बी क्या हो गया, एनेंशियोमर हो गया। और एनेंशियोमर का मिक्सचर, भाई ए की भी कर लिया, इसमें ए भी है बी भी है, और क्योंकि ए और बी एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं, तो ये जो मिक्सचर हो गया, एक ऐसा मिक्सचर हो गया, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर हो गया ये, इस बात का ध्यान रखना, ये कैसा मिक्सचर हो गया, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, एक की कॉन्फ़िगरेशन R थी, दूसरी बी की कॉन्फ़िगरेशन S थी, तो क्या होगा, ये मिक्स, क्योंकि R वाले की, मान लो R वाले की ऑप्टिकल रोटेशन आई +90, तो S वाले की रोटेशन कैसे आएगी, क्योंकि एनेंशियोमर है, आपको पता है ऑप्टिकल रोटेशन का अमाउंट तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन बदल जाती है। तो अगर R वाले की आपने +90 मानी तो S वाले की क्या हो जाएगी, -90, और इस मिक्सचर की नेट रोटेशन क्या हो जाएगी, 0। तो ये कैसा होगा, ये मिक्सचर कैसा होगा, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। इसके अलावा कहूंगा ये मिक्सचर कैसा होगा, ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर है, ठीक है। आर और एस दोनों कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट कर रही है एक साथ ही। अच्छा एक चीज और बतानी है, जो रेसिमिक मिक्सचर होता है ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो रेसिमिक मिक्सचर दो तरीके के हो सकते हैं। रेसिमिक मिक्सचर बनेगा कब, जब आपने दो एनेंशियोमर को मिलाया, भाई दो एनेंशियोमर लिए, ठीक है, वो दो एनेंशियोमर का मिक्सचर क्या बना, रेसिमिक मिक्सचर बना, ठीक है। ये रेसिमिक मिक्सचर दो तरीके का हो सकता है, एक होता है रिजोल्वेबल, रिजोल्वेबल का मतलब मान लो आपने एनेंशियोमर ए और बी मिलाया है, रिजोल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर वो होता है जिसमें से आप ए को अलग में निकाल लो और बी को अलग निकाल लो, और एक होता है नॉन रिजोल्वेबल। नॉन रिजोल्वेबल क्या होता है, जहां पे आप ए और बी को अलग अलग नहीं निकाल सकते, ए और बी एक मिक्सचर में रहेंगे, उन्हें रहना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है उन्हें अलग करने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये जो वाल्डन इन्वर्जन से ए और बी मिला, ये जो वाल्डन इन्वर्जन से ए और बी मिला, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्यों, रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इतना फास्टली एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा।
हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे इनके कन्वर्जन को। तो ये जो रेसिमिक मिक्सचर मिला, इसमें ए और बी एक दूसरे में बहुत फास्टली इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए और बी को अलग अलग नहीं कर सकते। ए किसको माना था, इसको, बी किसको माना था, इसको, तो ए और बी को अलग अलग नहीं कर सकते। और ये मिक्सचर कैसा हो गया, नॉन रिजोल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर हो गया, नॉन रिजोल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर हो गया। इस चीज का ध्यान रखना, ऑप्टिकली इनएक्टिव है और नॉन रिजोल्वेबल है। अगर इंडिविजुअली आपसे कोई कुछ पूछा जाए कि भाई ए के बारे में बताओ, ए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, भाई आरएस हो सकता है, एसिमेट्रिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, तो ए क्या है, ए ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए, अकेला पूछा जाए कि सिर्फ बी के बारे में बताओ, बी ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो बी कैसा है, वो बी भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ए और बी आपस में ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इनका जो मिक्सचर हुआ ए प्लस बी का, वो कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इन सब बातों का ध्यान रखना, वाल्डन इन्वर्जन में ये सभी बातें इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार बच्चों को डाउट आता है, इसमें आगे चलता हूं मैं, देखना, कई बार बच्चों को डाउट आता है कि सर नाइट्रोजन पे मान लो हमने 3 छोटे छोटे ग्रुप लगा दिए, एक मिथाइल लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया, एक इथाइल लगा दिया। अब तो आपने कहा वाल्डन इन्वर्जन हो सकती है, ठीक है, क्या मैं नाइट्रोजन पे एक फिनाइल लगा दूं, ठीक है, दूसरा CH2PH लगा दूं, ठीक है, और तीसरा इथाइल लगा दूं, अब क्या वाल्डन इन्वर्जन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड जब भी ओपन है, एसाइक्लिक है ना, एसाइक्लिक है, रिंग नहीं है, रिंग नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूं, रिंग नहीं है। जब भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और रिंग का पार्ट नहीं है नाइट्रोजन, तो उस पे वाल्डन इन्वर्जन हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना कि उस पे वाल्डन इन्वर्जन हो सकती है, पिरामिडल इन्वर्जन हो सकती है। पिरामिडल इन्वर्जन किस केस में रोकी जा सकती है, अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो। जैसे मैं कोई ऐसा केस ले लूं, नाइट्रोजन, अब कोई आपसे पूछे ये लोन पेयर, ठीक है, इधर ले लेता हूं मिथाइल, ठीक है, और इधर मान लो मैंने लिया Br, ठीक है। अब कोई आपसे पूछे कि क्या ये इस नाइट्रोजन को एसिमेट्रिक सेंटर की तरह कंसीडर कर सकते हो, वो बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। कैसे, देखना, क्या 4 बॉन्ड अलग है, 4 बॉन्ड अलग है, देखो, इधर चले तो ये अलग है, इधर चले, इधर क्या है CH2 है, इधर चले क्या है CH है, इधर चले लोन पेयर है, और इधर चले क्या है Br है, 4 बॉन्ड अलग है, तो इसको आप एसिमेट्रिक सेंटर की तरह कंसीडर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन नहीं हो सकता, मैं लिखूंगा हेयर, हेयर नो वाल्डन इन्वर्जन। और यहाँ पे वाल्डन इन्वर्जन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, रिंग के पार्ट में कभी भी पिरामिडल ज्योमेट्री नहीं मिल सकती। यहाँ पे आपको क्या बताया था, जब आपने वाल्डन इन्वर्जन किया तो ये जो 3 बॉन्ड थे इनको ऊपर उठाना था, और ऊपर उठा के एक स्टेट पे ये बॉन्ड कैसे बन रहे थे, प्लेनर बन रहे थे, प्लेनर बन रहे थे ना। यहाँ पे जब भी नाइट्रोजन रिंग का पार्ट आएगा, रिंग का हिस्सा बनेगा, जब इन 3 बॉन्ड को ऊपर उठाओगे या नीचे लेके जाओगे तो कभी भी प्लेनरिटी नहीं आ सकती, इसीलिए वाल्डन इन्वर्जन यहाँ पे नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान रखना। और सबसे सिंपल बात, अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है तो पिरामिडल इन्वर्जन नहीं हो सकता, अगर नाइट्रोजन रिंग का पार्ट नहीं है तो पिरामिडल इन्वर्जन हो सकता। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखने से पिरामिडल इन्वर्जन के बारे में आपको सभी कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। ये था बच्चों पिरामिडल इन्वर्जन के बारे में। अच्छा, पिरामिडल इन्वर्जन देखना एक बार, जब ही होता है जब नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं और एक लोन पेयर है और रिंग का पार्ट नहीं है। अब पिरामिडल इन्वर्जन कैसे कहोगे, नाइट्रोजन
H, यहाँ पे मान लो मैं लिया इथाइल, यहाँ पे लिया मिथाइल, और ये लोन पेयर है। बच्चे पूछेंगे सर यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन हो जाएगा? हो जाएगा, पिरामिडल इन्वर्जन हो जाएगा क्या? हो जाएगा। लेकिन कई बार बच्चे पूछते हैं N, यहाँ पे H, यहाँ पे मान लो मैंने लिखाया इथाइल, यहाँ पे लगाया मिथाइल, और यहाँ पे लगाया PH, और ये पॉजिटिव। क्या है ये अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट है। और बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन हो जाएगा? नो, अमोनियम सोल्ट्स डू नॉट शो पिरामिडल इन्वर्जन, इस बात का भी ध्यान रखना। तो कोई आपसे पूछे कि आप नाइट्रोजन में पिरामिडल इन्वर्जन हो रहा है, आप पिरामिडल इन्वर्जन को कैसे रोक सकते हो? तो ये कहो कि सर अगर आपको पिरामिडल इन्वर्जन रोकना है तो नाइट्रोजन को ट्राइवेलेंट की जगह, देखो यहाँ पे ट्राइवेलेंट है ना, ट्राइवेलेंट की जगह क्या बना दो? टेट्रावेलेंट बना दो, यानी अमोनियम की टाइप का बना दो, तो पिरामिडल इन्वर्जन क्या होगी? रुक जाएगी। या फिर नाइट्रोजन को किसी रिंग का हिस्सा बना दो, मान लो ये रिंग बना दी मैंने, किसी रिंग का हिस्सा बना दो। अगर रिंग का हिस्सा बना दोगे तो भी नाइट्रोजन में पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होगी। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखने को मिलेंगे जिनमें नाइट्रोजन रिंग का हिस्सा है और वहां पे पिरामिडल इन्वर्जन नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। ये था कंप्लीट पिरामिडल इन्वर्जन के बारे में, बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।